गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का टॉपिक रासायनिक बलगतिकी। जो टॉपिक अपने बाकी रह गए थे उनको आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण पढ़ लिया, प्रथम कोटि का वेग समीकरण हमने पिछले वीडियो में देख लिया। आज हम जो वेग नियतांक हैं उनकी विमा और मात्रक के बारे में बात करेंगे, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन ये बोर्ड परीक्षा में या कंपटीशन के एग्जाम में आने वाला है और पूछा जाता है कि वेग नियतांक की विमा क्या है और मात्रक क्या है। जनरलाइज तौर पे हमने पहले बात की थी कि जो वेग नियतांक है के उसकी जो विमा और मात्रक हमने पहले डिफाइन कर लिया था कि विमा जो होती है वो होती है सांद्रता की घात 1 माइनस ए प्लस बी प्लस सी और समय की घात -1, और इसका मात्रक जो होता था वो होता था मोल की घात 1 माइनस ए प्लस बी प्लस सी, लीटर की घात ए प्लस बी प्लस सी -1 और समय की घात -1। ये एक जनरल फॉर्मूला है, इसे आपको याद तो रखना ही है। बनाना मैंने पहले बता दिया था, उसको अगर आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है। साथ में हम देख रहे हैं कि के की जो प्रथम कोटि, शून्य कोटि और द्वितीय कोटि की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनका वेग नियतांक होता है के, जिसको K0, K1, K2 जो हम बोलते हैं, उनकी विमा और मात्रक अगर आप याद रख लें तो तुरंत देखते ही आप उसमें टिक कर देंगे। पहला जो अपन चलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक, वेग नियतांक जिसे हम के नोट से डिनोट करेंगे, इसकी जो विमा होगी कैसे फाइंड करेंगे? इस जनरल फॉर्मूले में आपको एक फॉर्मूला याद करना है। जनरल फॉर्मूले में मैंने बताया था कि जो सांद्रता है उसकी 0 घात के समानुपाती होता है। यानी यहां पर आपको जो देखना है कि जो a प्लस बी प्लस सी है उसका मान 0 रखना है। कोटि के बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे आपको रखना है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, और जैसे आप रखेंगे तो इसकी विमा तो आ जाएगी यहाँ सांद्रता की घात 1 और समय की घात -1। ये आ गई शून्य कोटि की विमा। और अगर आप सांद्रता की मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा मोल, यहां पे 0 रखेंगे तो लीटर इनवर्स या प्रति लीटर, और समय की जगह सेकंड आप रख देंगे, सॉरी सेकंड या मिनट आप यहां पे रख सकते हैं, सेकंड इनवर्स। ये आपके इसका मात्रक आ गया। सेकंड की जगह आप मिनट भी ले सकते हैं। आप बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक जो आप लिखते हैं K1 की विमा लिखेंगे। पहले अपन विमा इसकी आ जाएगी आपके, ध्यान रखिए यहां पर सांद्रता समय इनवर्स में a प्लस बी प्लस सी का मान कितना रखेंगे? जैसा कि आपको पता ही है a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 रख दिया। 1 रखते ही आ जाएगा सांद्रता की घात 0 माइनस 0, यानी सांद्रता की घात 0 और समय की घात -1, समय -1। समय को आप सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स भी आप लिख सकते हैं या घंटा भी लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए जो अगर विमा में केवल समय आता है तो उसका मतलब है कि आपकी जो विमा केवल समय आ रही है तो आपके वो अभिक्रिया प्रथम कोटि की होगी, और इसका जो मात्रक होगा वो सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स आपके आएगा। तो विमा तो केवल समय इनवर्स हो जाएगी और जो मात्रक होगा वो सेकंड इनवर्स या मीटर इनवर्स आपके सामने आ जाएगा। तो देखते ही कि आपके केवल समय आ रहा है, मींस प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अगर मैं बात करूं कि द्वितीय कोटि की वेग नियतांक की विमाएं, यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक जिसे K2 से आप डिनोट करते हैं, तो यहीं पे मैं इसको बना दे रहा हूं। a प्लस बी प्लस सी का मान आप रखेंगे 2, तो ये आ जाएगा 2, 1 में से 2 गया तो सांद्रता इनवर्स और समय इनवर्स दोनों माइनस में आएंगे। और अगर इसकी मात्रक की बात करें तो यहाँ पे 2 रख दिया जाएगा, यहाँ पे आपके 2 रख दिया जाएगा, और यहाँ पे सेकंड इनवर्स आ ही रहा है तो यहाँ पे मोल -1 आ जाएगा, लीटर की पावर +1 हो जाएगी, और सेकंड इनवर्स जो कि आपके मात्रक आ जाएगा।
ध्यान रखिए, इसकी जो घात है वो आप देखते हैं कि शून्य कोटि से जस्ट अपोजिट है, यानी दोनों की घातें विपरीत है। या मोल -1 है और या मोल या लीटर है या लीटर -1 है। ये शून्य कोटि और द्वितीय कोटि में जो है वो आपके वेग नियतांक आपने देखे। अच्छी तरह से इसको समझिए। वेग नियतांक और वेग नियतांक की विमा और मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखिए केवल समय सेकंड या मिनट या घंटा आता है और उसके ऊपर पावर -1 है तो वो केवल प्रथम कोटि की होगी। और मोल, लीटर और सांद्रता समय आता है तो वो जो अभिक्रिया की वेग नियतांक की विमाएं होंगी वो अभिक्रियाएं होंगी शून्य कोटि या द्वितीय कोटि की हो सकती हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, छद्म एकाणु प्रथम कोटि की अभिक्रिया या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, जिसको हम जानते हैं क्या होती है। छद्म एकाणु जैसे कि हमने कोटि की बात की कि कोटि का मतलब कि अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में अगर एक अणु भाग लेता है तो वो अभिक्रिया प्रथम कोटि की होती है। अणुसंख्यकता के बारे में हमने बात की थी कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या जो है वो आपके अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहलाती है। कुछ अभिक्रियाओं में हमने पढ़ा कि अणुसंख्यता और जो कोटि है वो बराबर हो सकती है, लेकिन ये हमेशा बराबर हो यह आवश्यक नहीं है। पहले के वीडियो में मैं ये बता चुका हूं आपको। तो अब हम यहाँ देखते हैं कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें अणुसंख्यता और कोटि अलग अलग है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमने पढ़ा था 2N2O5 gives NO2 4NO2 plus O2। इस अभिक्रिया को आप आसानी से देख सकते हैं कि इसमें दो अणु N2O5 के भाग ले रहे हैं, लेकिन इसकी कोटि के बारे में अपन ने पढ़ा था कि इसकी कोटि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण में देखा था और इसकी अणुसंख्यता आप देख रहे हैं कितनी है, 2 है, आपको दिख रही है। दूसरी अभिक्रिया में लिख रहा हूं एथिल एसीटेट का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में अगर आप देखें तो उस अभिक्रिया को आप देख रहे हैं CH3COO C2H5 जो कि एथिल एसीटेट है और इसका जल अपघटन आप कर रहे हैं किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में HCl की। तो आपको जो प्राप्त होगा वो एक तो एसिटिक एसिड प्राप्त होगा प्लस आपको जो प्राप्त होगा दूसरा एथिल एल्कोहल या एथेनॉल आपको प्राप्त होगा। ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक अम्ल और ये एथेनॉल आपके पास है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसानी से इसको देखें आप। ये एथिल एसीटेट है, ये आपके प्रैक्टिकल में भी जब आप करते हैं तो ये बिल्कुल काम में आते हैं रीजन तीनों। तो यहाँ पे इसकी जो कोटि की हमने बात की थी कि इसकी कोटि यानी अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर ही निर्भर करता है, अर्थात इसकी कोटि है वो 1 है और अणुसंख्यता आप देखते हैं कितनी है, एक एथिल एसीटेट और एक जल का अणु भाग लेके, तो ये अणुसंख्यता 2 हो गई। यानी यहाँ पे जब इस अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं, इसके वेग के बाद की बात करते हैं तो केवल एथिल एसीटेट के अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, क्योंकि जल की जो सांद्रता है उसको अनंत मान लिया जाता है। तीसरा है सुक्रोज का प्रतिपन या जल अपघटन। जो सुक्रोज है C12H22O11, इसका आप जल अपघटन करेंगे या प्रतिपन करेंगे तो इससे आपको ग्लूकोज C6H12O6 प्लस C6H12O6 आपको जो प्राप्त हो रहा है, एक ग्लूकोज का अणु और ये दूसरा फ्रक्टोज का अणु, ये आपको जो प्राप्त हो गया। तो यहां पर भी कोटि आप देखें तो इसकी कोटि 1 और इसकी अणुसंख्यता है 2। तो यहां आपने देखा इन तीनों अभिक्रियाओं को अगर आप देखते हैं तो इनमें एक विशेषता दिख रही है कि इन सबकी कोटि 1 है और अणुसंख्यता 2 है। तो इनसे एक जनरल आप कंक्लूजन निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह अभिक्रियाएं कौन सी है जिनकी कोटि 1 और अणुसंख्यता 2 है, यानी 2 अणु भाग ले रहे हैं, अणु तो 2 भाग ले रहे हैं, लेकिन इनके जो वेग निर्धारक पद है उसमें एक अणु की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है या एक अणु की सांद्रता पे डिपेंड कर रहा है, तो कोटि 1 हो गई। तो ये अभिक्रियाएं कहलाती है छद्म एकाणु प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं या सूडो रिएक्शन। तो इसकी परिभाषा आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनकी कोटि 1 हो और अणुसंख्यता 2 हो, या वे अभिक्रियाएं जिनकी अणुसंख्यता 2 हो परंतु कोटि 1 हो, वो एक छद्म एकाणु प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ये अब हम पढ़ते हैं अभिक्रिया के वेग की तापमान निर्भरता। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सामान्यतः आप देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में जो वेग है, जो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं,
ताप बढ़ाने पर उनका वेग बढ़ जाता है और ऊष्माक्षेपी के लिए ताप बढ़ाने पर घट जाता है। हम सामान्य अभिक्रियाओं की बात करें तो सामान्यतः अभिक्रिया का जो वेग है वो आपके ताप बढ़ाते हैं तो बढ़ जाता है। सामान्यतः ये देखा गया है कि प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया का वेग लगभग दुगना हो जाता है। अर्थात आप मान लीजिए किसी टी टेम्परेचर पर, टी तापमान पर जो अभिक्रिया का वेग नियतांक है वो kT है और 10 डिग्री बढ़ा दें यानी T+10 डिग्री टेम्परेचर पर इसका जो अभिक्रिया का वेग नियतांक है वो kT+10 हो जाता है। तो जब T+10 करते हैं आप तापमान को तो T की तुलना में इसका वेग लगभग दुगना हो जाता है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो kT+1 अपॉन kT इसका जो मान है वो लगभग 2 या 3 के बीच आता है। यानी जो अभिक्रिया का वेग है वो T और T+10 डिग्री टेम्परेचर पर लगभग दुगना हो जाता है और उन वेग नियतांकों का अनुपात, जबकि अभिक्रिया का वेग नियतांक टेम्परेचर T+10 और T है तो उनका जो अनुपात है वो 2 या 3 आता है, जिसे ताप गुणांक के नाम से जानते हैं। अर्थात अपन दूसरे शब्दों में कहें कि अभिक्रिया के वेग नियतांकों का 10 डिग्री अंतर पर अनुपात ताप गुणांक कहलाता है, इसका मान लगभग 2 या 3 होता है। अर्थात हम कहें कि 10 डिग्री बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग लगभग दुगना या तिगुना हो जाता है। और इसको समझाने के लिए विभिन्न जो वैज्ञानिकों ने विभिन्न मत दिए, उनमें आर्रेनियस भी प्रमुख है और इसको टक्कर सिद्धांत से भी बताया जाता है कि टक्करों की संख्या के आधार पर अभिक्रिया का ताप, क्योंकि ताप बढ़ाने पर जो अणु है अभिक्रिया में भाग लेने वाले उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ने से उनमें अभिक्रिया का जो वेग है वो बढ़ जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं आर्रेनियस का सिद्धांत और सक्रिय ऊर्जा। आर्रेनियस का सिद्धांत जो है वो अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता को समझाने के लिए दिया जाता है और इन्होंने सबसे पहले अध्ययन किया कि जो अभिक्रिया का वेग है वो ताप बढ़ाने पर 10 डिग्री पर लगभग दुगना या तिगुना क्यों हो जाता है। इसका कारण इन्होंने सक्रिय ऊर्जा के आधार पर समझाया। सबसे पहले वान टाप ने इसको समझाने का प्रयास किया और उसका जो 1889 में आर्रेनियस ने उसका विस्तार किया। उन्होंने एक समीकरण दिया जिसे आर्रेनियस समीकरण के नाम से जानते हैं, उसके उत्पत्ति के बारे में अभी अपन पढ़ेंगे वो समीकरण क्या है, और उसमें एक पद परिभाषित किया सक्रिय ऊर्जा, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो वान डाप ने जो बताया कि जो कोई भी अभिक्रिया है A+B, जो सामने अभिक्रिया है C+D, तो इसका जो अग्र अभिक्रिया का वेग नियतांक K1 और ये K2 है, तो K जो होता है वो आपके K1 अपॉन K2 जो होता है एक्टिव मास ऑफ C और एक्टिव मास ऑफ D अपॉन एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। ये जो वेग नियतांक है, इस वेग नियतांक का जो ऊष्मा और जो समीकरण है, ताप है और टेम्परेचर के ऊपर इसका जो निर्भरता बताई, वो समीकरण वान डाप ने दिया कि d के वेग नियतांक अपॉन dt, t के रेस्पेक्ट में बराबर डेल्टा H अपॉन RT, ये समीकरण वान डाप ने दिया। यहां इसका विस्तार किया कि यहाँ जो डेल्टा H है एंथैल्पी में परिवर्तन है, इसको सक्रियण ऊर्जा से आर्रेनियस ने बताया कि डेल्टा H जो है यहाँ सक्रियण ऊर्जा के बराबर है। तो यहाँ पे d ln के नेचुरल लॉग अपॉन dt जो आता है वो आता है आपके EA अपॉन RT। इसका समाकलन करते हैं, इस dt को इधर ले जाएं तो d ln के इज इक्वल्स टू आपके आ जाएगा EA अपॉन RT स्क्वायर, तो RT स्क्वायर और ये dt। यहां पे आपको करना क्या है, समाकलन करना है, तो इसका समाकलन तो हो जाएगा नेचुरल ln k और बराबर यहां इसका समाकलन करूंगा t के रेस्पेक्ट में, तो EA अपॉन R तो कांस्टेंट है और t की पावर -2 हो जाएगा, तो समाकलन करते हैं तो +1 और नीचे -2 +1 यानी -t की घात -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे यह आ जाएगा
1/T, और एक समाकलन कांस्टेंट में यहां जोड़ दूंगा नेचुरल लॉग ए। यहां पे इसको इधर ले आऊं तो ये आ जाएगा आपके ln k माइनस ln a, नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको, तो ये आ जाएगा माइनस EA/RT। इसको नेचुरल लॉग के फॉर्मूले से k के नीचे a आ जाएगा तो ln k/a बराबर आ जाएगा माइनस EA/RT। तो यहां पे आ जाएगा आपके k/a, और ये लॉग हटाऊंगा तो एंटी लॉग इसका लेना पड़ेगा, और जैसे ही एंटी लॉग लेते हैं तो ये e की पावर में चला जाता है, तो e की पावर माइनस EA/RT। यहाँ पे जो a है वो इसके गुणा में ले लो तो जो वेग नियतांक अभिक्रिया का k वो आ जाएगा a e की पावर माइनस EA/RT। ये जो समीकरण आया इसको आरेनियस समीकरण के नाम से जानते हैं। ये जो समीकरण है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, यहां पर ध्यान रखिए कि यहां पहला जो फैक्टर है वो है एक तो EA जो सक्रियण ऊर्जा, R गैस स्थिरांक है, T जो है ताप है, और A को चरघातांक की गुणांक कहते हैं, और K अभिक्रिया की कोटि है। तो यहाँ ये जो समीकरण है वो निर्भर कर रहा है किस पर, अभिक्रिया का जो वेग नियतांक है वो निर्भर कर रहा है सक्रियण ऊर्जा पर, क्योंकि R कांस्टेंट है T और EA पर, तो इनमें क्या संबंध है ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सक्रियण ऊर्जा की बात करते हैं कि आर्रेनियस ने सक्रियण ऊर्जा किस पद को परिभाषित किया है। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या सक्रियण ऊर्जा की बात करें तो आर्रेनियस उस ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा से परिभाषित करता है कि जो जब अभिक्रिया में अणु भाग लेते हैं, मान लीजिए बहुत सारे अणु भाग ले रहे हैं, तो उनमें जो एक अतिरिक्त ऊर्जा, ध्यान रखिए न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा, शब्द पे ध्यान दीजिए, न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ध्यान रखिए औसत ऊर्जा तो सबके पास होती है, लेकिन आरएनए से कहता है कि सभी जो अणु हैं वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, केवल सक्रिय अणु भाग लेते हैं। उनमें कुछ अतिरिक्त ऊर्जा होती है, जो औसत ऊर्जा है उससे कुछ अधिक ऊर्जा होती है। मान लीजिए ये औसत ऊर्जा इतनी है तो सक्रिय अणुओं के पास में ये इतनी ऊर्जा होगी, ताकि ये ऊर्जा रोध को पार करके किस में बदल जाए, उत्पाद में बदल जाते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं आरएनए सिद्धांत जो था, आरएनए समीकरण। ध्यान रखिए K = A e EA/RT, ये आरएनए समीकरण कहलाता है। इसके जो पद थे उसके बारे में हमने पढ़ा कि एक चरघातांकी गुणांक K जो है वो वेग नियतांक और EA सक्रियण ऊर्जा RT। तो आरएनएस की जो अभिकल्पनाएं थी, आरएनएस के प्रमुख अभिग्रहित थे का सिद्धांत के जो अभिग्रहित थे वो क्या क्या थे, या अभिग्रहित प्रमुख अवधारणाएं या अभिग्रहित क्या क्या थे। सबसे पहले आरएनएस ने बताया कि अभिक्रिया में जो हैं वो पूरे अणु भाग नहीं लेते, केवल कुछ अंश ही भाग लेता है। अभिकारक अणु का कुल अंश जो अभिक्रिया में भाग लेता है वो सक्रिय अणु कहलाते हैं। यानी सबसे पहला उन्होंने सक्रिय अणु की कॉन्सेप्ट दिया कि सक्रिय अणु ही अभिक्रिया में भाग लेते हैं, सारे अणु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। नंबर 2 पे उन्होंने बताया कि ये सक्रिय अणु होते क्या हैं। सक्रिय अणु वे अणु होते हैं जिनके पास सक्रियण ऊर्जा होती है। क्या होती है? सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा के बारे में हमने पहले बताया कि सक्रियण ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो सब जिन अणुओं के पास सक्रियण ऊर्जा होगी वो ही उत्पाद में बदल पाएंगे, अन्यथा नहीं बदल पाएंगे। यानी जो अभिकारक अणु है कौन से? सक्रिय अणु, जिनके पास क्या है? सक्रिय ऊर्जा है, और वो ही किसमें बदल पाएंगे? उत्पाद में बदल पाएंगे। सारे अणु उत्पाद में नहीं बदलते हैं। ध्यान रखिए सक्रिय ऊर्जा कौन सी? जो औसत ऊर्जा है, और यहां तक मान लीजिए इतनी ऊर्जा जो है अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है। तो और ये औसत ऊर्जा इतनी सबके पास है, लेकिन ये और अतिरिक्त ऊर्जा, कुल ऊर्जा तो यहां तक होगी,
लेकिन इस औसत ऊर्जा को घटा दें तो ये जो अतिरिक्त ऊर्जा है वो सक्रियण ऊर्जा के बराबर होगी। ये जिन अणुओं के पास होगी वही अभिकारक उत्पाद में बदलेंगे, शेष उत्पाद में नहीं बदलेंगे। नंबर 3 पे ये कहता है कि अब ये सक्रिय ऊर्जा प्राप्त कहां से होती है। सक्रिय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आरएनएस ये बताते हैं कि ये जो सक्रिय ऊर्जा है वो अभिकारक अणु जो आपस में टकराते हैं तो उनसे प्राप्त करते हैं, यानी अभिकारक अणुओं की टक्कर होती है और उस टक्कर के फलस्वरूप क्या प्राप्त करते हैं, वो सक्रिय ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ध्यान रखिए कि जो अणु टकराएंगे तो सक्रिय ऊर्जा जो है वो प्राप्त होगी, अभिकारक उत्पाद में बदल जाएंगे। नंबर 4 पे कहता है कि सक्रिय ऊर्जा जितनी कम होगी, सक्रिय ऊर्जा का मान कम होगी उतने ही अधिक अणु उत्पाद में बदल जाएंगे और अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। यानी ये जितनी घट जाएगी उतने अधिक अणु क्या होंगे, सक्रिय अणु होंगे, और अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। यानी सक्रिय ऊर्जा कम तो सक्रिय अणु ज्यादा, यानी सक्रिय अणु ज्यादा बढ़ जाएंगे और सक्रिय अणु ज्यादा तो अभिक्रिया का वेग भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि अधिक अभिकारक अणु अभिक्रिया उत्पाद में परिवर्तित होंगे। नंबर 5 ये कहता है कि जब अभिक्रिया में सक्रिय ऊर्जा का मान कम हो गया, ये सक्रिय ऊर्जा कहां से प्राप्त हुई, टक्करों से प्राप्त हुई। जब अभिकारक भाग लेते हैं अभिक्रिया में, अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो एक मध्यवर्ती स्थिति बनाते हैं जिसे सक्रियत संकर कहते हैं। सक्रियत संकर, जो कि क्या होती है, उच्चतम ऊर्जा की स्थिति होती है। यहां पर जो बनेगा वो उच्चतम ऊर्जा की स्थिति होगी, उच्चतम ऊर्जा की स्थिति। और इस उच्चतम ऊर्जा की स्थिति में जो अभिकारक के जो बंध हैं वो अर्धबंधित अवस्था में होंगे और ये जो पुराने बंध हैं वो टूटकर नए बंध बनते हैं, उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, ऊर्जा कम हो जाती है। यानी जब अभिक्रिया में अभिकारक होंगे, अभिकारक सक्रिय ऊर्जा प्राप्त करेंगे, सक्रिय ऊर्जा प्राप्त करके टक्कर करेंगे, टक्कर से सक्रिय संकर बनेगा जो सक्रिय उच्चतम ऊर्जा की अवस्था होगी और आपको उत्पाद प्राप्त होता जाएगा। ताप बढ़ाने पर, जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सक्रिय अणुओं की ऊर्जा में वृद्धि होती जाएगी। छठा नंबर ये कहता है, यहाँ ताप की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि जैसे आप ताप बढ़ाएंगे वैसे सक्रिय अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाएगी और सक्रिय अणुओं की ऊर्जा जितनी अधिक होगी, सक्रिय अणुओं की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही अभिक्रिया का वेग होगा और इस प्रकार ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिकारक अणुओं और जो सक्रिय अणु हैं उनके मध्य एक साम्य स्थापित रहता है। आरएनएस का लास्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अभिकारक जो अणु हैं, अभिकारक अणु जो टक्कर करते हैं और जो आपके सक्रिय अणु बनते हैं उनमें एक साम्य स्थापित हो जाता है। अब जो आपने आरएनएस का समीकरण पढ़ा, के का मान आपने देखा, के बराबर ई, के बराबर है आपके पास ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी आपको प्राप्त हुआ। ये समीकरण आप वोल्टेजमैन सांख्यिकी से भी प्राप्त कर सकते हैं। वोल्टेजमैन ने एक सांख्यिकी का प्रयोग करते हुए ये बताया कि जो अभिकारक अणु हैं उनमें से उन अणुओं का अंश जो ई ए से अधिक ऊर्जा रखते हैं, यानी सक्रिय ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा रखते हैं, जो उत्पाद में बदलते हैं, उनका अंश जो होगा वो क्या होगा, ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी के बराबर होगा। तो यहां से आर्णीय समीकरण की उत्पत्ति अपन करते हैं। तो यहां पे लिखते हैं सक्रिय अणु, सक्रिय अणु बटा कुल अणु, कुल अभिकारक। इसको वोल्टेजमैन ने क्या बताया, ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये आरएनएस ने बता दिया कि सक्रिय अणुओं का जो अंश, अंश से मतलब सक्रिय अणुओं की संख्या बटा कुल अभिकारक अणुओं की संख्या, वो ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी होगा। अब आप ये जानते हैं कि जो अभिक्रिया का वेग होता है, अभिक्रिया वेग वो किसके समानुपाती होता है। आरएनएस ने क्या बताया, सक्रिय अणुओं की संख्या के। तो यहाँ पे अनुक्रमानुपाती सक्रिय अणुओं की संख्या,
अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए समानुपाती नियतांक A इंटू सक्रिय अणु की संख्या। यहां आप देखते हैं कि सक्रिय अणु की संख्या अगर आप यहां से निकालें तो सक्रिय अणु बराबर हो जाएंगे e की पावर माइनस EA/RT इंटू क्या, कुल अणु यानी अभिकारक अणु, अभिकारक अणुओं की संख्या। यह यहां से निकल गया। तो यहां पे सक्रिय अणुओं की संख्या क्या लिख सकते हैं, A, और ये e की पावर माइनस EA/RT इंटू क्या आ गया, अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, अभिकारक अणुओं की कुल संख्या। अब यहां पे आप ये भी जानते हैं कि अभिक्रिया का वेग द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार, अभिक्रिया का वेग बराबर द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है, K इंटू अभिकारक अणुओं की सांद्रता, अभिकारक अणुओं की सांद्रता या संख्या। तो यहां देखें इन दोनों समीकरणों में देखें, यह अभिक्रिया का वेग है तो ये भी अभिक्रिया का वेग है। यहां पे आप देखें अभिकारक अणुओं की संख्या आ रही है तो यहाँ पे भी अभिकारक अणुओं की संख्या आ रही है, और तो ये कांस्टेंट भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी K बराबर आपके आ जाएगा A e की पावर माइनस EA/RT जो कि आरएनएस समीकरण है। यहाँ A की जो विमा है वो K की विमा के बराबर होगी, और EA जो सक्रिय ऊर्जा है जिसका मात्रक आप जानते हो किलो कैलोरी प्रति मोल होती ही है। सक्रिय ऊर्जा का मान ज्ञात करना, दो विधि है। पहली है आलेखी विधि। आलेखी विधि, आलेखी विधि में हम देखते हैं कि जो अपने समीकरण था आरएनए समीकरण के बराबर e की पावर माइनस EA/RT, ये प्राप्त हुआ। दोनों तरफ आप लॉग ले लें तो ln k इक्वल्स टू E ln E माइनस EA/RT, ये आ जाएगा आपके सॉरी A। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके ln A प्लस ln E की पावर माइनस EA/RT ln k। आप यहां जानते हैं कि इस नेचुरल लॉग में बदलो इसको, तो यहां पे आप देखें कि यहां ln E है, इसका मान 1 हो जाता है, तो ये जो पावर का है वो ऐसे कैसे आ जाता है, तो इसको ln k, तो यह आ जाएगा ln A माइनस EA/RT, ये आ गया माइनस EA/RT, क्योंकि ln E का मान जो होता है वो 1 होता है और ये पावर बगल में आएगी आपके। तो यहां पे इसको बदलू मैं नेचुरल 10 की बेस में लॉग में, तो 2.303 लॉग ऑफ k प्लस 2.303 लॉग ऑफ a और माइनस आप इसको लिखें EA/RT। तो यहाँ पे इसका भाग दे दूं मैं तो ये आ जाएगा आपके log ऑफ k, इसमें भाग लग जाएगा और ये आ जाएगा क्या, इसको मैं पहले लिख दूं माइनस EA/RT प्लस ये दो भाग लगेगा तो ये 2.303 नीचे और आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके log ऑफ a। यहां पर आप देखें तो मैं log k वेग नियतांक और इसमें ग्राफ खींचता हूं मैं किसमें, 1/t में, यहां वेरिएबल 1/t है, तो इसके ढाल से आप EA का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी आप ग्राफ खींचें किसमें, 1/t और log ऑफ k में। तो यहाँ पे इस समीकरण को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, y बराबर mx प्लस c के रूप में। तो यहाँ c तो log a के बराबर हो जाएगा, m जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस EA/R के बराबर हो जाएगा, और जो x है वो 1/t हो जाएगा, y इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ एक ग्राफ खींचूंगा तो ये जो ग्राफ आएगा उसका ढाल नेगेटिव होगा और इसका जो ढाल आएगा वो आएगा माइनस EA/2.303 R के बराबर। तो
तो यहाँ पे ई ए का मान जो है वो आप निकाल सकते हो किससे, ढाल इंटू 2.303 अपॉन इंटू आर से। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये ई ए का मान आपके पास आ जाएगा, यानी इस प्रकार आप सक्रिय ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम ई ए का मान जो है यानी सक्रिय ऊर्जा का मान दो तापों पर वेग नियतांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। अभी अपन ने पढ़ा कि लॉग ऑफ के जो था वो आया था आपके माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू 1/t, इसको लिखता हूं, प्लस लॉग ऑफ ए, ये समीकरण आया था। तो मान लीजिए मैं T1 ताप पर एक ताप ले लेता हूं, T1 पर इसका वेग नियतांक K1 आता है और ये T आता है, दो अलग अलग टेम्परेचर पे मैं लेता हूं। और तो ये क्या आ गया आपके पास 1/T1 और प्लस लॉग ए, लॉग ऑफ K2 बराबर आ जाएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू 1/T1 प्लस लॉग ऑफ ए। ये समीकरण नंबर 1 कह दूं मैं इसको, और इसको समीकरण नंबर 2 कह दूं। एक में से दो को घटा दूं मैं तो ये आ जाएगा लॉग, या तो एक में से दो को घटा दो या दो में से एक को घटा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग K1 माइनस K2, यानी पहले में से मैं दूसरा घटा रहा हूं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू 1/T2 है 1/T1, और ये कट जाएगा, लॉग ए से लॉग ए कट जाएगा। देखिए ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू 1/T2। यहां पर मैं ई ए अपॉन 2.303 आर कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा 1/T2 माइनस 1/T1, इसको बाद में ले लिया मैंने, और ये बच जाएगा आपके लॉग K1 अपॉन K2, सॉरी ये T2 माइनस T1। इसमें एलसीएम लेके मैं इसको लिख सकता हूं ई ए अपॉन 2.303 आर, और ये आ जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2। ये समीकरण आ गया आपके लॉग ऑफ K1 अपॉन K2। यहां से आप इनका मान निकाल सकते हैं, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, T1 T2 दो टेम्परेचर हैं, और प्रयोग से आप K1 K2 का मान निकाल के ई ए का मान इस समीकरण से आसानी से निकाल सकते हैं। या इस समीकरण को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लॉग K2 अपॉन K1 बराबर ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, और इस समीकरण से आप आसानी से ई ए का मान ज्ञात कर सकते हैं।